नहीं, अजय गुड इवनिंग। आवाज आ रही होगी, ऑडियो वीडियो अगर सब क्लियर है तो लाइक दे के है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। टेस्ट का प्रिपरेशन, टेस्ट का प्रिपरेशन, टेस्ट के लिए कितना चिंतित है तुम लोग। आज तुम लोगों को पता चला टेस्ट है। टेस्ट के लिए इतना ज्यादा चिंतित है, बट दिस इज वेरी वेरी गुड। आप टेस्ट को अगर इतना सिंसियरली ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसके लिए है ना टाइम निकाल के उसका तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसमें कहीं कुछ खराब नहीं है कि कल आपका टेस्ट है तो आज आप है ना एक संकल्प वाला बैच जो है उसको आप है ना पोस्टपोन कराए हैं और कल है ना आप टेस्ट के प्रिपरेशन करें। दिस इज गुड, ठीक है ना। ये आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है तो उसके लिए थोड़ा सा है ना हम लोग एक दो क्लास ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी का जो बैच है उसमें हम लोग को बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ना है। हम लोग तुरंत इसको है ना कवर अप कर देंगे। वेक्टर का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन आपको देखना है वेक्टर का वेक्टर के साथ। जब एक वेक्टर ही बनता है तो इस प्रोडक्ट को हम लोग आज एनालाइज कर ले ताकि हमारा वेक्टर पे जो छोटा मोटा कहीं डाउट रह गया था वो कवर अप हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग है ना अगले दिन से एक नया नया चीज है ना फिर से स्टार्ट करें। ओके चलो ठीक है। सर कल का टेस्ट पता नहीं कैसा जाएगा। टेस्ट हमेशा अच्छा जाता है। टेस्ट है ना कभी नंबर से आप एनालाइज नहीं करते हैं कि टेस्ट में कितना नंबर आया, उस हिसाब से कभी एनालाइज मत करो कि है ना आपका टेस्ट है ना अच्छा गया या खराब। मेरा एक अपना प्रिडिक्शन है, हम आपको अपना एक बात बताते हैं। हमेशा टेस्ट को ऐसे देखो कि इस टेस्ट का जो क्वेश्चन था उसमें क्या बना क्या नहीं बना। आप लोग को लगता है कि ये बात थ्योरेटिकल है और टीचर्स लोग ऐसा बताते हैं हमेशा, लेकिन ऑन द होल मन आपका इसी पे आके रुकता है कि मेरे टेस्ट में कितना नंबर आया। देखिए हर चीज को मेजर करने का, जैसे आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं ना, तो हर चीज को मेजर करने का एक ना एक पैरामीटर होता है। तो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन को मेजर करने का एक पैरामीटर है, दैट इज योर नंबर। नंबर ऑफ मार्क्स विच यू आर ऑब्टेन्ड इज एक्चुअली सोज, एक्चुअली मत बोलो, रिलेटिवली सोज कि हाउ प्रिपरेशन इज योर फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट। आपका प्रिपरेशन किस लेवल में था उस टेस्ट के लिए। तो टेस्ट का जो नंबर आता है वो आपको है ना प्रिपरेशन का एक बताता है कि आप इतना प्रिपेयर थे। अगर आज आपको वो एक मेन एंट्रेंस होता तो आप इतना प्रिपेयर थे। तो अगर आप प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप जितना मेहनत किए हैं उससे थोड़ा मेहनत बढ़ाइए। यही तो एनालिसिस है, टेस्ट का एनालिसिस यही है। टेस्ट का दो एनालिसिस, एक जिस समय टेस्ट हो रहा है उस समय तक आप कितना प्रिपेयर है ये बता देना, और आपको किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत है, यही दो चीज टेस्ट करता है। टेस्ट से आप यही दो आउटकम निकाल कि आज अगर टेस्ट हुआ है मेरा मार्क्स इतना आया है, इसका मतलब मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन इतना परसेंट है, और ये सब टॉपिक है जहां मेरा वीक सेक्शन है और हमको इस पे काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। टेस्ट का मेन एडवांटेज उसी स्टूडेंट को मिलता है जो इस तरीके से सोचता है, ठीक है, कि हाँ आज मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन इस तरह जगह है। हम है ना मान लो 70% मार्क्स ऑब्टेन किए, तो जो 30% बच गया उसमें मेरा क्या प्रॉब्लम रह गया। कभी स्पीड का मसला रहता है, कभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कभी आप हड़बड़ी में कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, कभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो है ना दिमाग से फिसल जाता है, नहीं आता है। तो उन सब चीजों पे बारीकी से अगर आप देखते हैं तो टेस्ट का मेन जो मोटो रहता है वो फुलफिल होता है, ठीक है। केवल मार्क्स ऑब्टेन करना टेस्ट का मोटो नहीं है। चलो आगे बढ़े थोड़ा आप लोगों के लिए। हाँ चलो एक और हम लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन आ गया सर, जेईई मेंस का एग्जाम 17 जुलाई को कंडक्ट होगा।
चलो भगवान करे हो जाए यार, हम भी यही चाहते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग है ना, उसके लिए है ना, उन लोगों का लाइफ एकदम है रुकी हुई है। ठीक है, आप लोग तो रिलेटिवली उन लोगों से जो 12 में है अभी ज्यादा सेफ है, लेकिन जिनका 12 खत्म हुआ है उनका लाइफ जबरदस्त जगह पे है ना फंसा हुआ है। जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन हो, लाइफ आगे बढ़े। ठीक है ना, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जल्दी हो ताकि है ना लाइफ आगे बढ़े। यहाँ रुका हुआ कैसे रहेगा आदमी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने वेक्टर प्रोडक्ट में आगे बढ़ते हैं। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच का एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जब मेरे पास कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करे और फिर से जो नया क्वांटिटी बने वो एक वेक्टर हो। दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और जो नया क्वांटिटी है वो एक वेक्टर है, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। द बेस्ट एग्जांपल जो आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक वह है जब आप पोजीशन वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टॉर्क आता है। जब आप पोजीशन वेक्टर को आप लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम आता है। ये दो जगह ऐसा है जहां क्रॉस प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से यूज होता है। जब आप 12 में मैग्नेटिज्म का डिस्कशन करेंगे तो मैग्नेटिज्म के अंदर आप पढ़ेंगे Q टाइम्स ऑफ B क्रॉस B, that will be equals to magnetic force acting on charged particle। थोड़ा और आगे आप पढ़ेंगे तो आगे ले जाएंगे I is equals to L क्रॉस B, ये सब 12 का पोर्शन है। तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। तो ये सब क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा मत सोचना कि केवल 11 के पोर्शन में है, 12 का क्रॉस प्रोडक्ट अभी आना बाकी है जो मैग्नेटिज्म में आएगा। सो वंस यू हैव सम कमांड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, आप मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। तो मैग्नेटिज्म में जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे याद रखिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का ही सहारा लेना है। सो 11 में रोटेशनल मैकेनिक्स बेसिकली जहां क्रॉस प्रोडक्ट है, और 12 में मैग्नेटिज्म बेसिकली जहां मेन क्रॉस प्रोडक्ट है ना यूज होता है। सो थोड़ा केयरफुल रहना, क्रॉस प्रोडक्ट आगे आने वाला है। ठीक है, अब यहां देखो हमारे इस क्रॉस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एक चीज देखने वाली बात है कि अगर मेरे पास A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ किया जाए C आएगा। C एक वेक्टर है, C अगर एक वेक्टर है तो C का हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे और C का हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के कैलकुलेशन में आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन भी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है कि पहला टर्म, अगर हम लोगों को A और B के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकालना है, अगर हम लोगों को A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज इक्वल्स टू AB sin थीटा। लेकिन आखिर ये जो AB sin थीटा है ये होता क्या है? ये जो AB sin थीटा आपके पास है, ये जो AB sin थीटा आपके पास है, आखिर ये होता क्या है जरा समझना ध्यान से। कभी भी अगर दो वेक्टर के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स के बराबर होता है। जिन दो वेक्टर के बीच आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, हाँ, जिन दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट का आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि आप उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बीच के मैग्नीट्यूड का जो मॉड आप फाइंड आउट कीजिएगा ना, मॉड आप फाइंड आउट कीजिएगा वो उन दोनों वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। उन दोनों वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो। मान लो जैसे आपके पास एक टेबल है, जरा देखना ध्यान से समझना।
ये मान लीजिए एक टेबल है, इन टेबल का आपका लेग्स है, ये पैर है सब, ये ऐसा, ठीक है। आप इसमें दो वेक्टर ले लिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आपको ये वेक्टर ए मिल गया, ये वेक्टर बी मिल गया, इनके बीच का एंगल है थीटा। आप सबसे पहले इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बना ले, इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बना ले, ठीक है। इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बना ले। इस पैरेललोग्राम का जो आप अंदर में एरिया देख रहे हैं, इस पैरेललोग्राम का जो आप अंदर में एरिया देख रहे हैं पूरा, ये जो आप एरिया निकालेंगे, ये जो आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, याद रखना ये इन दोनों के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। याद रखना ये इन दोनों के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब क्या है कि अगर आपको ए और क्रॉस बी का मॉड चाहिए तो आप पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला समझे, बेस इनटू हाइट। फिगर समझो भाई, बेस में तुम ए वेक्टर यूज किया और हाइट में तुम इसको लेगा, इसको लेने का मतलब है ये बी साइन थीटा। तो जैसे ही तुम ए को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, तुम्हारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा वो मिलेगा। तो पहला चीज जो आप दिमाग में रखें कि अगर हम दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली उन दोनों वेक्टर से जो बना हुआ पैरेललोग्राम है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। उन दोनों वेक्टर से जो बना हुआ पैरेललोग्राम है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। आप देखो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए देखिए, कभी भी अगर आप डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, हमेशा ध्यान रखो यूज राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, और राइट हैंड थंब रूल का यूज करने में बहुत सिंपल है। आप अपने राइट हैंड को ऐसे ओपन करेंगे, अपने सारे फिंगर्स को, थंब को छोड़ दीजिए, थंब को छोड़ दीजिए, अपने सारे फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे, ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे। जो हमारे थंब का डायरेक्शन आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल तुमको यही बताता है कि आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाना है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाना। जब आप इसको ए से बी वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखो यहां लगा लो, जब आप ए से बी की तरफ घुमाएंगे, जब आप ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो थंब ऊपर है, थंब ऊपर है, थंब अपवर्ड, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल, बिल्कुल थंब अपवर्ड। तो अगर आप थंब अपवर्ड देख रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ये रहा भाई। ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ए क्रॉस बी। अब देखो ध्यान से, अपने राइट हैंड को यूज करो बढ़िया से। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है, तो जैसे ही आप बी क्रॉस ए कीजिएगा आपका थंब नीचे आ जाएगा, बी क्रॉस ए। तो याद रखना, याद रखना कि जो आपका बी क्रॉस ए है दैट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड बी क्रॉस ए। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है, बहुत आराम से कुछ कुछ पॉइंट्स है जिस पे एकदम आप ध्यान रखें। ये सब तो आप पहले से भी जानते होंगे। तो अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है ए से बी की तरफ, तो थंब जिधर आएगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है बी से ए की तरफ, तो थंब जिधर आएगा वो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है, राइट हैंड थंब, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मेरा जो ये ए क्रॉस बी है वो ए के साथ भी 90 बनाता है, बी के साथ भी 90 बनाता है। हम तो आपको एक बात बोलेंगे, ए क्रॉस बी जो है वो जिस प्लेन में ए और बी है, मान लो जैसे ए और बी है ना एक्स वाई प्लेन में है, ए और बी जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी जो है वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। मतलब अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है तो ए क्रॉस बी जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है। सो ए के साथ भी उसका बना हुआ एंगल 90 होगा और बी के साथ भी उसका बना हुआ एंगल 90 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ए के साथ भी 90 बनाता है, बी के साथ भी 90 बनाता है। तो आप अपने दिमाग में ये कुछ पॉइंट्स रखें, ए क्रॉस बी
परपेंडिकुलर ऑन ए, आप इसको दिमाग में रखें, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर ऑन बी, आप अपने दिमाग में रखें ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट है। एक बार तो मेंस का क्वेश्चन आ गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का डायरेक्शन बताइए, उनके बीच का एंगल बताइए। सो आंसर इज 180 या पाई, आंसर इज 180 या पाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फोर्थ, अगर हम लोग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हम लोग बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये सब आपके क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत छोटा छोटा चीज है जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा और आपको हम इसमें है ना कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताते हैं। देखिए का एप्लीकेशन, आखिर आप क्रॉस प्रोडक्ट का मेन यूज कहां करेंगे। सबसे पहला, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप दो वेक्टर्स के बीच लेते हैं तो साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। अगर आप दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो देखिएगा ए क्रॉस बी जब आप ले रहे हैं तो आप एक्चुअली उनके बीच है ना साइन थीटा को इन्वॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ए और बी पैरेलल हो, ए और बी अगर पैरेलल है तो क्या थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। हाँ बिल्कुल है, थीटा का वैल्यू 0 है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि उनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। मतलब अगर हम दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू है ना 0 आएगा। ओके, हाँ बिल्कुल सही अंजलि, ठीक है ना, बिल्कुल सही, ठीक है ना। आगे आइए, डॉट प्रोडक्ट आएगा, उसको है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। हाँ तो अभी हड़बड़ाइए ना, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो भी आ जाएगा जब आपके सामने है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए जरा ध्यान से, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का। देखो इस स्टूडेंट का कहना क्या था, हम आपको वैसे हल्का फुल्के अंदाज में बता देते हैं, बिकॉज आप देख चुके हैं कि ये दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब आप ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ या ए के साथ, बी के साथ लीजिए या ए के साथ लीजिए, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 0 आएगा। उसी तरह अगर आप ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी लीजिएगा तो बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, यही कहना था, ठीक है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, हम लोग बाद में देख लेंगे, वैसे अभी से भी आप समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से एप्लीकेशन कि कभी भी अगर दो वेक्टर हम लोगों का आपस में पैरेलल होगा तो याद रखना उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है ना 0 आएगा। दो वेक्टर पैरेलल मतलब उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है ना 0 आएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से आगे, दूसरा बात आप एक चीज देखिए, ए क्रॉस बी को एक नाम दे दो, मान लो ये सी वेक्टर है, ए क्रॉस बी को आप एक नाम दे दो, मान लो ये सी वेक्टर है, ठीक है। ए क्रॉस बी को आप एक नाम दे दो, मान लो ये सी वेक्टर है। देन याद रखना कि देन सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए एज वेल एज बी। अगर आपसे कोई बोल दे कि एक ऐसा नया वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों पे एक साथ परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा नया वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो आपका काम है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देना, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट से सी नया वेक्टर बनेगा ना वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, अगर हम आपसे बोल दें कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular on A and B, समझिएगा बहुत ध्यान से। कोई अगर कहता है कि एक वेक्टर निकालो जो ए और बी पे परपेंडिकुलर हो तो सी निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो।
और कोई कहता है कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो ए और बी पे परपेंडिकुलर हो, तो पहले आप ए क्रॉस बी करके सी निकालें और फिर आप सी का कैप निकाल दें। कहने का मतलब ए क्रॉस बी में जो हमारे ए क्रॉस बी का मॉड आया है उससे आप डिवाइड कर दें, तो सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिलेगा जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। और जैसा कि आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, याद रखना इस तरह का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम तुमसे बोले देखो जी ये हमारे पास एक टेबल का टॉप है और इसमें ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, तो आप बता सकते हैं कि सर ये है आपका सी जो ए क्रॉस बी से मिलेगा, और सर ये है आपका सी कैप एक यूनिट वेक्टर है, सी कैप एक यूनिट वेक्टर है जो हमारे ए और बी दोनों पे नॉर्मल है, इसी कारण से जो सी कैप आप देख रहे हैं ए और बी दोनों पे नॉर्मल देख रहे हैं, उसी नॉर्मल के डायरेक्शन में ये मेरा सी वेक्टर होता है। इसलिए जब आप कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट को देखिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, अभी सुनना, यहाँ मॉड लगा है इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि सर ए क्रॉस बी लिखिए तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए लगाएंगे एन कैप। क्या आपको याद है एन कैप यहाँ क्या है? एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो जिस प्लेन में ए और बी था उसके नॉर्मल था। तो अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर लगाइए भाई एन कैप, ठीक है ना, एन कैप। तो दिस इज डिस्कशन, जैसे आपके सामने है ना, मैग्नीट्यूड रख दिया गया, एंगल रख दिया गया, डायरेक्शन रख दिया गया। बस एक चीज और है जहां आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए है ना पैरामीटर्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, और वो है कि अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया जाए, कहने का मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिया जाए, देखो हर चीज को थोड़ा एनालाइज करना सीखो, एनालिसिस पे जाओ, एनालिसिस पे। कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं आप, देखिए अगर हम दो वेक्टर दे दें और उनके बीच का एंगल दे दें, तो आप अगर इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा ए बी साइन थीटा यूज कीजिए। देखते जाइएगा हम क्या क्या लिख रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ए बी साइन थीटा के साथ एन कैप लगा दीजिए, और ये है क्या, और ये जो आप ए क्रॉस बी का मॉड निकाल रहे हैं ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। इतना चीज अभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, फटाफट दिमाग दौड़ा। अब देखो अगर मेरा दो वेक्टर, अगर मेरे पास ए वेक्टर दिया रहे ए एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और मेरा वेक्टर बी भी दिया रहे वेक्टर फॉर्म में बी एक्स आई कैप, वाई जे कैप और बी जेड के कैप, और इस केस में दोनों के बीच का हम लोगों को निकालना पड़ जाए क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर आपको दोनों के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू चाहिए तो आप बहुत बार काम कर चुके हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी हम इसको समझा दें। याद रखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप और जे कैप, ठीक है, ऐसे लिख देना है। पहले ए वेक्टर का तीनों कंपोनेंट्स फटाफट आई के नीचे एक्स, जे के नीचे वाई और के नीचे जेड, फिर एक्स और वाई लिख देना है। इसी तरह बी वेक्टर का भी कंपोनेंट बी एक्स, बी वाई, बी जेड, बी एक्स और बी वाई कर देना है। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, अगर आपको आई कैप वाला पार्ट चाहिए, देखिए जी, देखिए सबको ध्यान से समझ लीजिएगा, डिटर्मिनेंट से फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल सही, डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आपको आई वाला निकालना है तो आप ए वाई बी जेड में बी वाई ए जेड को माइनस करें, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर उसके बाद प्लस जे कैप, इस जे कैप के लिए ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड,
और उसके बाद अगर आप के कैप निकालना चाहते हैं, के कैप अगर आप निकालना चाहते हैं तो के कैप के लिए ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इसको आप यूज करें। ठीक है, फटाफट अभी जरा देख के बता दो, तुम लोग देख लिया क्या हुआ है। तो आपके पास वेक्टर के फॉर्म में अगर हमारे पास वेक्टर्स मतलब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर है तो आप आराम से ये डिटर्मिनेंट वाला जो क्रॉस करके आप है ना मल्टीप्लीकेशन करते वैसे है ना वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तैयारी था कि आखिर आप क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। नाउ अब आपके पास थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट आपको कैलकुलेशन करा लें पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आंसर बताइएगा। मान लीजिए इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है और वेक्टर b है हम लोगों का i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, आपका काम है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर। चलो इसका आंसर दो, आपको इन दोनों वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया बताना। चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन होगा, बस ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है, तुरंत तुरंत खत्म करेंगे, अभी ऑलमोस्ट ये खत्म है, अब ये क्वेश्चन ही होगा इसके बाद। चलो बनाओ इसको जरा, इसका आंसर बताओ। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स। ये देखो यहाँ पे कुछ आपके पास एक तरीका है, करना क्या है, जल्दी चलिए। आ जाओ फटाफट आ जाओ। आंसर बताओ आंसर। अंजलि आप जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर नहीं है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताओ। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका आंसर दीजिए। ठीक है, राहुल का 13 आया, चलो देखते हैं राहुल। चलो चलो फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। किसी और का कुछ आंसर? अरे एक ही आंसर है यार। रूट अंडर 137, आई होप सो दिस कैन बी राइट आंसर। आप लोग जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, आप लोग जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखिए आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। चलिए अपना अपना आंसर देते जाइएगा, हम आपको इधर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका ज्यादा समय ना ले आज हम। ठीक है, ऊपर में हम लोगों के पास 2 3 2 3 माइनस 2 2 और 3 था, और नीचे में 1 1 माइनस 4 1 1 माइनस 4 1 1 है। तो आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जब आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप देखिएगा आई कैप के साथ -12 प्लस 2 -12 प्लस 2 प्लस जे कैप के साथ आप देखो ये वाला हो गया ना। अब आगे देखो -2 प्लस 8 -2
और ये रहेगा मल्टीप्लाई होगा तो +8 प्लस के कैप के लिए देखिए 2 माइनस 3 ठीक है। तो आपको मिला है यहाँ पे -10 आई कैप +6 जे कैप और -k कैप। ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा उसका आंसर देना, बार बार यही बोल रहे, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर आप दीजिए। मतलब क्या है कि अगर हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, अगर हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो जो भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉड निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकालिए, मतलब √10 का स्क्वायर √-10 का स्क्वायर √-10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर. So it is under root. So it is under root 137 and this is your answer. Under root 137 and this is your answer. Under root 137. Very good, very good. Under root 137 सही हुआ, ठीक है ना. अंडर रूट 134 कैसे लिखता है? अंडर रूट 137 ना होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है, इस लेवल में आके कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, सब पढ़ उड़ के है ना, सब बेकार कर देगा. ठीक है, चलो एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स है, वो है हम लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. जरा गौर कर लीजिए, इसको भी फिनिश करते हैं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है तीन वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लीकेशन. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है तीन वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लीकेशन, जिसमें आप दो वेक्टर का पहले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, दो वेक्टर का पहले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद जो वैल्यू आएगा एक वेक्टर, उसका तीसरे के साथ लेंगे डॉट प्रोडक्ट. सुनिए हम क्या बोल रहे हैं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग एल्स बट सिंपली ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और जो आएगा उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट. अगर कभी भी तीन वेक्टर, इसको कहते हैं पैरेललोपाइप्ड, इसको कहते हैं पैरेललोपाइप्ड, ठीक है. अगर कभी भी तीन वेक्टर किसी पैरेललोपाइप के तीन एजेस को दिखाता है, अगर कभी भी तीन वेक्टर किसी पैरेललोपाइप के तीन एजेस को दिखाता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि उन तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, उन तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का मतलब है ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, ये हमेशा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के बराबर होता है. वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के बराबर होता है. कभी भी तीन वेक्टर अगर किसी पैरेललोपाइप के तीन एजेस को रिप्रेजेंट करेगा, एक एज, दो एज, तीन एज, समझे, तो वैसे केस में आप तीनों वेक्टर्स के बीच जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फिर अगले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, हमेशा ध्यान रखना वो पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होगा उसके बराबर होगा. अब यहां से दो तीन इंपॉर्टेंट चीज सीखो जो तुमसे पूछा जाता है. इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, तो आप है ना इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. हुआ क्या था कि तीन चार वेक्टर था, उसको कोप्लेनर दिखाना था, तो यही कॉन्सेप्ट है. देखो समझना, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हुआ, इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, अगर हम लोगों का ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हुआ, एक ही प्लेन में हुआ, एक ही प्लेन में हुआ, तो जब एक ही प्लेन में हो जाएगा तो प्लेन वाला कोई चीज का एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता. कोई भी चीज अगर प्लेन में है, एक प्लेन में 3 डायमेंशनल बॉडी है तो वॉल्यूम है, और अगर वो एक प्लेन में आ जाए, तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ गया, तो याद रखना उसका एरिया होगा, ठीक है ना, उसका एरिया होगा, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा. तो अगर ए बी और सी तीनों कोप्लेनर है तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो याद रखना वो 0 आता है. देखो जी, अभी तक आप क्या पढ़े हैं सुनते जाइएगा, हम आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो याद रखना उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, अभी पढ़ा है 10-15 मिनट पहले. और अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हुआ,
तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हुआ तो याद रखना उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। तो हर चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गौर करो, समझो, कोशिश करो, देखो चीजों को। इसमें भी सुनिएगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पहले भी लिख चुके थे, जरा गौर करना, जरा देखना यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। यहाँ देखो, ये देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर ए बी के बाद बी या ए बी के बाद ए है तो उसका वैल्यू 0 होता है। कारण क्या है कि ए और बी जो है वो दोनों ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर सेम क्रॉस बी का ए के साथ तो भी आंसर 0 है, या ए क्रॉस बी का बी के साथ तो भी आपका आंसर 0 होता है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट में आपको इस तरीके से चलना है। जब भी हम तीन वेक्टर्स का कोप्लेनर होने से कोई भी चर्चा करेंगे, आपको उसका स्केलर प्रोडक्ट, अगर हम दो वेक्टर का पैरेलल होने का चर्चा करेंगे तो आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 करना है। अगर हम दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होने का चर्चा करेंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट उसका 0 करना है। ओके, चलिए बढ़िया है। अब आइए थोड़ा क्वेश्चंस पे हम लोग काम कर लें, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लें। चलो बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट होता। क्वेश्चन नंबर 19, चलो बनाओ फटाफट, देखते हैं कितना तेजी से सॉल्व कर पाते हो। थोड़ा मैथमेटिक्स आ जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए फटाफट। ए का वेक्टर है x1 i कैप, y1 j कैप, b का वेक्टर है x2 i कैप, y2 j कैप। द कंडीशन दैट वुड मेक a एंड b पैरेलल टू ईच अदर, ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो, इसके लिए कंडीशन बताओ। चलो बताओ जरा फटाफट। चलिए समय है छोटा छोटा ट्रिक यूज करने का, ट्रिक यूज करने का। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया ए और बी को पैरेलल करो, तो अगर आप मेथड वाइज जाएंगे, अगर आप मेथड वाइज जाएंगे तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालिएगा और उसको 0 कीजिएगा। ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालिएगा और 0 कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही। हम आपको इसका रिजल्ट बताते हैं एक बार में हम इसका रिजल्ट बताते हैं। ध्यान रखना कि अगर कभी भी दो वेक्टर पैरेलल हुआ तो ए का x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बी का x कंपोनेंट, ए का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बी का y कंपोनेंट और ए का z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बी का z कंपोनेंट ये बराबर होना चाहिए। आप इसको आराम से डिराइव करके निकाल सकते हैं। आप मेरी बातों को समझिए, आप ए क्रॉस बी को 0 करके देख लीजिएगा। x कंपोनेंट को एक बार 0 कीजिएगा, आई कैप वाले को, एक बार जे कैप वाले को 0 कीजिएगा, एक बार के कैप वाले को 0 कीजिएगा, आपको यही रिलेशन मिलेगा। सीधा एकदम एक लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो आप सीधा x कंपोनेंट्स का रेशियो, y कंपोनेंट का रेशियो और z कंपोनेंट रेशियो को इक्वल कर सकते हैं।
तो आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे तो x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू y1 बाई y2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, सीधा आंसर आ जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा, विद इन अ मिनट आपके पास आंसर होगा। ओके, चलिए बढ़िया। चलिए क्वेश्चन आंसर बताइए इसका 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, जितना भी आपके पास ये ऑनलाइन में लाइव क्लासेस हो रहा है, इन सब का पीडीएफ नोट्स आपको इसके टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल में आपको है ना इसका नोट्स है ना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो जिनको भी इनका क्लास नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स ये सब चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल में आइए, टेलीग्राम चैनल में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। देखो, हर एक इवनिंग में कुछ ना कुछ अपने सीख के जाना है। आज आपके लिए एक सीखने के लिए पीछे एक जगह आ गया ये, ठीक है। अगर नहीं आया, अगर कोई नहीं सीखा तो वो क्या करेगा, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा, फिर एक बार x को 0 करेगा, y को 0 करेगा, z को, उसको ऐसे ही है ना 2-4 मिनट लग जाएगा। और अगर आप सीधा सीधा इस रेशियो को सीधा यूज कीजिएगा, एक बार में आंसर दीजिएगा। सो हर इवनिंग में कुछ ना कुछ नया सीखना है, बस यही थीम रखना, कुछ ना कुछ लेके जाना, ठीक है, कुछ ना कुछ लेके जाना। क्या बोला, a vector a points vertically downward and b points towards east, वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b, बताओ जरा a क्रॉस b का डायरेक्शन बताओ, a क्रॉस b का डायरेक्शन। a है पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और b है ईस्ट की तरफ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताओ। अरे यार, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताओ। अलोंग ईस्ट, अलोंग वेस्ट। चलिए जी, हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको है ना दिखा रहे हैं, जरा गौर कीजिए सब कोई, जरा सब कोई गौर कीजिए। ठीक, ये देखो ध्यान से, ये मान लो ईस्ट है, ये आपका अपवर्ड है, ये आपके पास वेस्ट है, ये आपका डाउनवर्ड है, ये जो है हम लोगों के पास ये साउथ है और ये नॉर्थ है। आप जरा देखें, ए पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ए को आपको डाउनवर्ड पॉइंट करना है। एक देखिए, ये जो अभी आप सीख रहे हैं ना, ये जो अभी आप सीख रहे हैं, ये 12 के मैग्नेटिज्म में जबरदस्त यूज होने वाला है। 12 के मैग्नेटिज्म में पहला दिन हम आपको बोलेंगे, जिनको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आया उनके लिए चैप्टर एकदम इजी है। जैसे ही मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गया, हम आपको पहला दिन बोलने वाले हैं, जिनको क्रॉस प्रोडक्ट आया उनके लिए चैप्टर इजी है। सो देख लो भाई, हम अभी आपको बोल रहे हैं 12 के मैग्नेटिज्म में देखना जबरदस्त यूज है, हर दिन 5 बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लेना, और जो लोग होंगे अभी पास आउट के कुछ होंगे तो वो लोग को पता है कि क्या होता है, ठीक है। अब वेक्टर ए पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो देखो भाई, वेक्टर ए है नीचे की तरफ, एंड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, बी जो है वो ईस्ट की तरफ, बी जो है वो ईस्ट की तरफ है। चलो ए क्रॉस बी लगा लो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ए से डाउन से है ना ईस्ट की तरफ घुमाओ, डाउन से ईस्ट की तरफ घुमाओ, डाउन से ईस्ट की तरफ घुमाओ, क्या थंब बाहर आ रहा है, डाउन से ईस्ट की तरफ घुमाओ, क्या थंब बाहर आ रहा है, बाहर कहने का मतलब साउथ, डाउन से ईस्ट की तरफ घुमाओ, क्या थंब बाहर आ रहा है, क्या थंब बाहर आ रहा है। तो याद रखना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। समझ में आया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये, नन ऑफ दीज। चलो अच्छा है, आगे बढ़े। क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करना है, क्रॉस प्रोडक्ट पे, केवल क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हम देना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। चलो ये बताओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 पे काम करो सब कोई।
सूरज आउटवर्ड साउथ कैसे था ये समझ में नहीं आया। आपको हमेशा 3 डायमेंशनल फिगर देखना है। अगर मान लीजिए आप कहीं ईस्ट को लेते हैं तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट होता है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नॉर्थ होता है, राइट हैंड साइड की तरफ साउथ। तो आपको ये समझना चाहिए कि कब आपको है ना कैसे डायरेक्शन लेना है। ठीक है, अभी इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। If 3 vectors A, B, C satisfying the relation कि A dot B जो है वो 0 है और A dot C भी 0 है, then the vector A is parallel to B cross C। वेक्टर A जो है वो B क्रॉस C के साथ पैरेलल है। जरा सोच के बताओ। स्टेटमेंट 1 है, आपको बताना स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स और समथिंग लाइक दैट। नीचे इसका ऑप्शंस है। ठीक है, A is perpendicular on B, A is perpendicular on C, hence A is perpendicular to plane formed by B and C। चलो जी जरा देखो नीचे, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन स्टेटमेंट ट्रू है, कौन स्टेटमेंट फॉल्स है, और जो स्टेटमेंट 2 है क्या वो 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको इस तरीके से ऑप्शन में सुनना है। इसको आप असर्शन रीजन कहते हैं। जरा देखिए आप कितना दिमाग दौड़ाते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे। बताइए बताइए फटाफट बताइए। किसी का आंसर नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आया। चलो जरा सोचो सोचो, इन चारों में से कौन सा होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 और समथिंग लाइक दैट। ए आया शाहिद का, ए आया है कौशिक का बी आया है, राहुल ए है, रिचा बी है, आदित्य शैली कुमारी ए है, अंकुर ए इज ट्रू। बिल्कुल सही बोला तुम लोग, ए इज करेक्ट। अब देखो इसके लिए पूरा का पूरा चीज आपको समझना चाहिए। देखिए अगर ए डॉट बी 0 बोल दिया, इसका मतलब है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी पे, और ए डॉट सी 0 बोल दिया, इसका मतलब ए जो है वो परपेंडिकुलर है सी पे। तो अगर हम बोलेंगे कि देखो भाई ए जो है वो बी पे भी परपेंडिकुलर है और ए जो है वो सी पे भी परपेंडिकुलर है, तो ए इज पैरेलल टू, ए जो है वो हमेशा उस प्लेन में पैरेलल है जिसमें बी और सी लाई करता है। तो अगर बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए है, इसका मतलब है कि आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो अभी आप पढ़े हैं कि दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट आल्सो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड। चलो ये सॉल्व करो, 5 नंबर सॉल्व करो। 5 नंबर सोचो। फाइव फटाफट। राहुल के हिसाब से डी आ रहा है, राहुल का डी कहना है। डी तो दिख नहीं रहा राहुल, उससे हम दिखा रहे हैं, कोई इशू नहीं। थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया, कोई बात ठीक है।
लिखा है द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। मतलब मान लो ये फोर्स का x कंपोनेंट है, ये फोर्स का y कंपोनेंट है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10। ऑब्वियसली अब इसमें क्या बताना है, ये रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, 10 आ जाएगा। मतलब ये सही है, दिस इज ट्रू। ओके, अब जरा गौर करो, स्टेटमेंट 2 a और b का मैग्नीट्यूड 1 है, देन a क्रॉस b का स्क्वायर और a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सोच के बताओ, a क्रॉस b का मॉड लेगा तो क्या तुम लेगा, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर 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 स्क्वायर, और यहाँ पे लेंगे। मतलब हम थोड़ा सा नीचे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, जरा गौर कीजिए, इसको ले आ रहे, जब हम लोग a क्रॉस b का मॉड का स्क्वायर करेंगे और हम लोग a डॉट b के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 बोल रहा है, 1। देखते क्या आता है, a क्रॉस b मतलब है आपका ए बी साइन थीटा के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे है हम लोगों के पास ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। जरा गौर करो, a और b का मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो ये वैल्यू भी 1 आएगा। देखिए, कहना ये चाहते हैं कि ये सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। सेकेंड थोड़ी ना फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, लेकिन पहले का सही होने के पीछे दूसरा थोड़ी ना कारण है। पहले का सही अपना तरीका है, दूसरे का अपना लॉजिक है, दोनों सही है। जैसे हम क्या बोले, जैसे हम बोलेंगे, ठीक है ना, कि ये देखो मेरा मार्कर है, बिल्कुल सही, मेरे राइट हैंड में मार्कर है, बिल्कुल सही, मेरे लेफ्ट हैंड में फरारी है, ये भी सही। अब हम बोल देंगे कि ये मार्कर जो है वो फरारी के कारण है, तो ये ना गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, but 2 is not the correct explanation of first. Is this clear? ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, फॉल्स कैसे है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है ना, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है ना, 8 और 6 है तो उसका मैग्नीट्यूड 10 ही ना आएगा, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। चलो बताओ इसको, 8 नंबर, 8 नंबर। सूरज बाबू, ऑनलाइन क्लास करते करते आपके सर में दर्द हो गया यार, ओफ सॉरी, लेकिन हम क्या करें, ठीक है। पढ़ाई का दूसरा नाम ही है सर का दर्द, समझे, पढ़ाई का दूसरा नाम ही है सर का दर्द। अब क्या कीजिएगा, कुछ कर नहीं सकते हम लोग ना। कोविड आ गया, कोरोना आ गया, सब कोई घर में रहना चाहता था, ठीक है। अब घर में है तो अब सब कोई बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, अजीब स्थिति है। इलेक्शन भी हो गया, हाँ बिल्कुल इलेक्शन भी हो गया। अब यही अंतर है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते थक गए हैं और हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते नहीं थके हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि यही एक जरिया है जिससे है ना आपका और हम लोग दोनों का काम चलेगा। सो इतना सोचिए मत, लाइफ हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको इसके लिए काम करते रहना होगा। ऑफलाइन इज द न्यू लग्जरी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 8 का ए आ रहा है, 8 का ए आ रहा है। स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is the correct explanation for statement 1. The angle between two vectors I cap, J cap and K cap is pi by 2 radian. मान लिए, बिल्कुल सही।
आई और जे क्या है, तो भाई ये एक्स वाई प्लेन में है, और के क्या है, ये जेड पे है, तो ऑब्वियसली उनके बीच का एंगल पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन है, एकदम सही। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट, सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। काम करते रहिए, एक से एक चीजें सोचने के लिए सोचते रहिए। थर्ड नंबर, A and B are two forces, force vector A dot B equals to B dot A, क्या लिख सकते हैं, A dot B and B dot A, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ट्रू है, एकदम सही, मानते हैं। डॉट प्रोडक्ट में अगर आप A डॉट B लिखिए या B डॉट A लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए अगला बताइए, क्या यहाँ ये लिख सकते हैं, ट्रू फॉर बोथ, अच्छा जो हमारा स्टेटमेंट था वो भी ट्रू, और जो यहाँ है वो भी ट्रू फॉल्स है, फॉल्स है अंजलि कुमारी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फॉल्स है, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि A क्रॉस B जो है वो एक्चुअली माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर है। वेरी गुड, चलिए अगला बताइए, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, इसमें समय लगना ही नहीं चाहिए, बचपन का याद ताजा कर लो, ट्रू फॉल्स खेल लो। राहुल का कहना है if the vector product of two non-zero vectors vanishes the vectors are collinear, एकदम सही बोला, ट्रू है, क्योंकि दोनों वेक्टर एक लाइन पे है, इसका मतलब है कि उनके बीच का एंगल है जीरो, और जब उनके बीच का एंगल है जीरो तो उनका A क्रॉस B का वैल्यू भी होगा जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये तुम्हारा मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 4। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी बताओ। तुमसे पूछा गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म, टू बाई रूट 13, 2 by root 13, 2 by root 13, आंसर में बस आपको करना क्या है, A क्रॉस B का मॉड निकालना है, बस A क्रॉस B का मॉड निकालना है, 2 by root 13, हो गया। चलो 2 बाई रूट 13, हमको नहीं पता कि आप है ना किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम ज्यादा समय देंगे भी नहीं आपको, आपको इतने देर में तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, पता नहीं इतना देर क्यों। मॉड निकालना, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा बहुतों का 2 रूट 17 भी आ गया पिछले क्वेश्चन का आंसर। चलिए जी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो अब आपका खेल है, आप बना लीजिएगा, कोई इशू है नहीं। ठीक है ठीक है, इसका आंसर बताओ।
देखिए आपको बताना है जिसका मैग्नीट्यूड b के साथ और पैरेलल टू a हो। जरा देखो समझो, आप मान लीजिए एक नया वेक्टर c लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर, सॉरी मैग्नीट्यूड b के बराबर और डायरेक्शन a के साथ पैरेलल हो, तो यही ना होगा। मैग्नीट्यूड b के बराबर और डायरेक्शन में आप वहां पे है ना a कैप लगा दीजिए, तो आप सीधा सीधा इस वेक्टर को लिख सकते हैं ना, रूट अंडर b का मैग्नीट्यूड, b कौन है भाई, ये है 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, और a कैप लिखना है तो वेक्टर a में उसी के मॉड से डिवाइड कर दो, वेक्टर a में उसी के मॉड से डिवाइड कर दो। अब सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर। क्लियर? देखो ना, ये आएगा 25, यहाँ वेक्टर a कितना था 3i कैप प्लस 4j कैप, और 3 और 4 का मैग्नीट्यूड निकालिएगा 5 आएगा, 5 से a कटा 5 टाइम्स, तो 5 से अगर आप यहाँ पे 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15i कैप प्लस 20j कैप, दिस इज योर आंसर। 15i कैप प्लस 20j कैप, दिस इज योर आंसर। चलो वेरी गुड अंकुर, 15i कैप प्लस 20j कैप, यही आंसर है, यही आंसर है। मेरे लिए एक क्वेश्चन बनाओ, खत्म करो आज का काम। क्वेश्चन क्या है सुनो ध्यान से। आपको ये सॉल्व करना है, जस्ट एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको बनाना है, खत्म करो। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, आपको वेक्टर a मिला है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और आपको b वेक्टर मिला है माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपका काम क्या है, आपका काम है सेकेंड से फाइंड आउट करना, a डॉट b निकालो भाई, उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालो, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालो, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकालो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। जिस ट्रायंगल, देखो पैरेललोग्राम ये बनाता है, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, और पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल होता है, तो अगर आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फटाफट। ए का 3 आंसर है। फटाफट फटाफट जाइए, आंसर बताइए सब। चलो कल आपका टेस्ट भी है तो अच्छे से तैयारी करो, सबको ये ना टेस्ट के लिए बढ़िया से तैयारी करना। आपको हाँ ए के लिए आया 41, बी का आया 26, चलो बढ़िया है, फर्स्ट का आंसर आ गया। ए का मैग्नीट्यूड है 41 बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, कहां से ला रहा 41, क्या लिख रहा है?
A41 B26 26 कहाँ से, B तो ठीक है, ये 2 3 और 1 होके 41 कहाँ से आ जाएगा? √14 ठीक है, √14 चलो सही है। तो पहला आंसर आया है कि मॉड ऑफ ए इज √14। अब इसमें क्या गड़बड़ होगा किसी का? और दूसरा आंसर आया है बी का मॉड √26। चलो फर्स्ट आंसर। फिर उसके बाद ए डॉट बी का वैल्यू बताओ, ए डॉट बी का वैल्यू बताओ, ए डॉट बी का वैल्यू बताओ। बी का आंसर दिए थे, ठीक है ठीक है ठीक है अंजलि, समझ गए, बी का आंसर आप 3 दिए थे, कोई बात नहीं। तो बी का आंसर 2 -2 9 और यहाँ 4। हाँ बिल्कुल, बी का आंसर 3 होगा, डॉट प्रोडक्ट आपका 3 है, चलिए बढ़िया है। अब एंगल निकालना है, कॉस थीटा बताना है, चलिए कॉस थीटा बताना है। चलिए एंगल बताइए, एंगल बताइए, कॉस के फॉर्म में आंसर बताइए, कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा बताइए। ठीक है सम्राट, बिल्कुल सही आंसर है, बी का मैग्नीट्यूड √26 है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो आगे, कॉस इनवर्स 3/2 √91। कॉस इनवर्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कॉस थीटा लिखते हैं ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी का वैल्यू आपका 3 आ गया है, और यहाँ पे आप देख ही चुके हैं कि √, एक का था 14 और एक का था √26। चलो मान गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आपको प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है। ठीक है बिल्कुल सही। चलिए बढ़िया है, हंसते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, यही अच्छी बात है, सबसे बढ़िया। ठीक है ना, हंसते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। चलो जी, चलो चलो, अगला प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताना है, 4 नंबर बताना है। प्रोजेक्शन के लिए लास्ट ए का जो डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे वो काम आएगा ना, लास्ट ए का डॉट प्रोडक्ट वो काम आएगा। हम आपको लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब है आपको ए कॉस थीटा निकालना है मैग्नीट्यूड वाइज, और या फिर आपको यहाँ बी कैप लगाना है। तो ए कॉस थीटा का मतलब हो गया ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी, और बी कैप का मतलब हो गया वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसी तरह अगर आप हाँ, इसी तरह अगर आप निकालना चाहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ
B on A, तो आपको फाइंड करना है B cos थीटा और डायरेक्शन के लिए लगाना है A कैप। तो आप जब B cos थीटा फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको निकालना पड़ेगा A डॉट B बाय मॉड ऑफ वेक्टर A, और यहाँ पे फिर आपको A वेक्टर में उसी के मॉड से डिवाइड करना। जब आप A वेक्टर में उसी के मॉड से डिवाइड करेंगे वो A कैप हो जाएगा, जो हमारे इस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन बता रहा है। प्रीवियस डे में आपको बताए थे डॉट प्रोडक्ट में। और अगर हम लोग यहाँ पे B cos थीटा निकालते वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस हम इसको कुछ लास्ट में आपको ऐसे बता देते, देख लीजिए, खत्म। अगर आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा गया तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकाल दें, और अगर आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया तो आप इसी क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ कर दें। आप इसी क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ कर दें, ये हमारे पास उसका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ करो, और अगर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दो पूरा। अच्छा, हमको यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि आप में से किसी किसी को है ना थोड़ा कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। ये वाला जो प्रोजेक्शन वाला बोल रहे हैं उसमें आपको कई प्रॉब्लम है, आप लोग शायद भूल गए। चलिए हम है ना 2 मिनट आपका समय लेंगे, हम उसको क्यों छोड़े, सब वेक्टर इतना पढ़ाई दिए उसको क्यों छोड़े। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, यहाँ बनता है थीटा, तो B का प्रोजेक्शन यहाँ तक है और ये है B cos थीटा। अब आप देखो, अगर B का प्रोजेक्शन आपको A की तरफ लिखना है तो B cos थीटा लिखना है। अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड के लिए B cos थीटा ले लेना और डायरेक्शन के लिए A कैप ले लेना। A की तरफ का A कैप, A की तरफ का A कैप डायरेक्शन बताएगा। इसी का रिवर्स कर दो। अगर हम लोगों के पास ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और आपको A का प्रोजेक्शन लेना है B की तरफ, तो ये रहा आपका A cos थीटा। A cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। A cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बस आप डायरेक्शन के लिए B कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, और A cos थीटा या B cos थीटा हम लोग कहां से निकालते हैं भाई, तो डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट रहा। जब आप 12 में अगर हैं तो आपको जो अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म आने वाला है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का बेहतरीन यूज है। 11 है तो आपको ऑलरेडी पता चलता है कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, कोई भी चीज छुइएगा वेक्टर बनाइएगा। ठीक है, बिना वेक्टर के फिजिक्स सोच ही नहीं सकते हो तुम, तो वेक्टर मस्ट बी एट द टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, इन सब पे ध्यान रखो, आगे बढ़ते। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेज से आगे कंटिन्यू करेंगे। 9 PM से भी क्लास होगा क्या? नहीं, आज 9 PM से क्लास नहीं है, आपके टेस्ट के लिए है ना लीव दिया गया है, तो आप अपने टेस्ट के लिए उसमें तैयारी करें। ओके, आज बस यही एक क्लास था इवनिंग में आपके लिए, वेक्टर का कुछ बचा हुआ सेक्शन था उसको खत्म करना था। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।